Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. सुशांत राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की अर्जी की खारिज, कहा पुलिस को अपना काम करने दें। सुशांत के परिवार वालों के वकील का आरोप, मुंबई पुलिस रिया की कर रही है मदद। रक्षा सौदे से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों को 14 अगस्त तक होटल में रहने का निर्देश। मंत्रियों को कामकाज निपटने के लिए सचिवालय जाने की मुख्यमंत्री ने दी छूट। स्पीकर ने बागी विधायकों की आरोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगाई नई पिटीशन। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले कोरोना ने बढ़ाई परेशानी। राम जन्मभूमि के सहायक पुजारी समेत 16 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। 5 अगस्त को होना है राम मंदिर का भूमि पूजन। और दिल्ली में 8 रुपए सस्ता होगा डीजल। दिल्ली सरकार ने वैट घटाने का लिया फैसला। मई में डीजल पर बढ़ा दिया गया था वैट। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है बॉलीवुड दुनिया की जो सबसे सनसनीखेज खबर है इस समय, वो है सुशांत राजपूत की आत्महत्या का मामला। अब यह आत्महत्या है या हत्या है, ये सब पूरा जो ये मामला है अब ये कोर्ट में पहुंच गया है। आपको ध्यान होगा कि कल सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं के सिंह, उन्होंने एक 7 पेज की एफआईआर दर्ज करते हुए कहा कि जो सुशांत की जो गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबल हैं सुशांत राजपूत के मौत की, क्योंकि उन्होंने उनको कन्फाइन करके रखा। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स उस एफआईआर में लिखे गए हैं जिससे कि ये उन्होंने कहा है और ये एलिगेशंस लगाए हैं कि रिया चक्रवर्ती हेल्प इन द अबेटमेंट टू सुइसाइड, यानी कि सुइसाइड करने पर सुशांत राजपूत इसलिए मजबूर हुए क्योंकि ऐसी कंडीशंस उनके लिए क्रिएट की थी रिया चक्रवर्ती ने। तो ये सारा कहना था। उधर आपको ये भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था बुधवार को, और ये कहा था कि जो ये पूरा मामला है जिस केस में एफआईआर दर्ज की है के सिंह यानी कि सुशांत राजपूत के पिताजी ने, उस केस को पटना से मुंबई हाई कोर्ट लेकर जाया जाए और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगानी चाहिए, ऐसा रिया चक्रवर्ती की पिटीशन ने कहा था। तो आज इसी केस के सिलसिले में आज सुशांत राजपूत के पिताजी जो के सिंह हैं, उन्होंने कैविएट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब कैविएट क्या होता है? कैविएट एक ऐसा इंटरवेंशन होता है, लीगल इंटरवेंशन होता है, जिसकी वजह से कोर्ट कोई एक्स पार्टी डिसीजन ना ले। अब रिया जो सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि ये एफआईआर का जो पूरा ट्रांसफ़र है पटना टू मुंबई, इस पर और पूरे जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर रोक लगनी चाहिए, बिहार पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर रोक लगनी चाहिए, तो उसी पर एक कैविएट लग गया है। और उस कैविएट की अगर मैं भाषा आपको एग्जैक्टली पढ़कर बताऊं कि जो के सिंह का जो कैविएट है, व्हाट डज इट एग्जैक्टली से? इट बेसिकली सेज दैट लेट नथिंग बी डन इन द अबव मैटर विदाउट द प्रायर नोटिस ऑफ द अंडरसाइंड, यानी कि जो पार्टी है के सिंह सुशांत राजपूत के फादर, उनका ये कहना है कि जब तक उनको रही कोर्ट सुन लेती है तो इस केस को ट्रांसफ़र ना किया जाए। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर लॉयर हैं विकास सिंह, उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की मदद करना चाहती है। तो ये जो पूरा मामला है, इट्स बिकमिंग मर्कियर डे बाय डे, देयर आर मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, एवरी डे द केस इज चेंजिंग। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बॉलीवुड का जो नेक्सस है, किस तरह से पुलिस ऑफिशियल्स के साथ मिलजुल कर बॉलीवुड काम करता है, अंडरवर्ल्ड के इनके साथ क्या कनेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें खुलकर आ रही हैं। लेकिन जो सुशांत राजपूत का जो मामला है वो अपने आप में एक अलग मामला इसलिए है क्योंकि एक वो नेक्स्ट डोर बॉय की तरह वो एक्टर बन के उसने सिल्वर स्क्रीन पे कुछ कामयाबी हासिल की, और उसके बाद ये पता चला कि जितने भी जो बड़े बैनर्स हैं वो उसको रेजिस्ट करते थे उनकी एंट्री को, क्योंकि उसके पास कोई पेरेंटल लीनियज नहीं थी। तो जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात कही जा रही है, फेवरेटिज्म की बात कही जा रही है, किस तरह से जो बड़े बैनर्स हैं वो अपने आप को मोनोपोलाइज करते हैं, छोटे एक्टर्स को पनपने नहीं देते, तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। और इसी बीच ये जो पूरा केस का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसे में ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि रिया
चक्रवर्ती ने सुशांत राजपूत को ही वॉज फोर्स टू टेक मेडिसिन। रिया चक्रवर्ती ने ये भी कहा कि जो सुशांत राजपूत को बार बार वो ये रियलाइज़ कराती थी कि जो उसका घर था वो हॉन्टेड था, यानी कि भूत प्रेत का उस बंगले में वास था। उधर पैसे के ट्रांसफ़र की भी खबरें आ रही हैं क्योंकि सुशांत राजपूत के पिताजी ने कहा कि सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। तो ये सारे एलिगेशंस के बीच में ये जो पूरा केस है इस समय अब ये कोर्ट में मामला आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि कैविएट लगा दिया है, तो कैविएट यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज इन नो पोजीशन टू गिव एन एक्स पार्टी डिसीजन टू द केस, सो देयरफॉर सुशांत्स फादर विल गेट अ हियरिंग इन द कोर्ट, और उस हियरिंग के बाद ये पूरा मामला बिहार पुलिस से के हाथ से निकलकर क्या बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएगा, ये सारे मामले पर नज़र बना के रखने की ज़रूरत है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, बॉलीवुड का मामला है, और अगर इसमें कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है, कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आती है, तो वो अपने आप में एक वाटरशेड केस माना जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं सुशांत राजपूत के केस के, वो हर दिन बदलते जा रहे हैं। और अब क्या कोर्ट इंटरवेंशन से चीज़ें कुछ सुधरती हुई नजर आएंगी? क्या सुशांत के परिवार वालों को कुछ राहत मिलेगी, किसी तरीके का जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, ये देखना होगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। आपको ध्यान होगा कि लगभग 19 से 20 साल पहले तहलका टेप्स का मामला सामने आया था। जो तहलका स्टिंग ऑपरेशन था उसमें सामने आया था। उस समय के जो रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उस केस के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और क्यों? क्योंकि उस स्टिंग ऑपरेशन में ये निकल कर आया था कि जया जेटली जो उनके साथ रहती थी, और उस समय ये माना गया कि एक नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी बनाई गई थी, और इस कंपनी के जो उस समय जो इंचार्ज थे सैमुअल, जिनका नाम बार बार आ रहा है, तो उनके हवाले से जया जेटली को 2 लाख रुपए ब्राइब दिए गए थे, यानी कि 2 लाख रुपए की घूस उन्होंने ली थी। अब आज एक सीबीआई कोर्ट ने जहाँ पर ये ट्रायल केस इतने सालों से चल रहा था, तो उसने 4 साल की सज़ा जया जेटली को सुनाई थी। और जया जेटली के साथ साथ उनके जो सहयोगी थे, जिसमें कि पार्टी कॉलीग जो उनके थे गोपाल पचेरवाल और मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी मुरगई, उनका भी नाम आ रहा था, तो उनको भी सज़ा सुनाई गई थी। सीबीआई कोर्ट ने कहा कि तीनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी, और साथ में 4 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी इस सीबीआई कोर्ट ने। लेकिन इसके बाद 5 बजे तक जया जेटली को आज सरेंडर करना था, लेकिन जया जेटली ने सरेंडर करने के बजाय शी अप्रोच द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले सीबीआई कोर्ट को हम सुनेंगे, उसके बाद ही ये मामला आगे निकलेगा। तो कुल मिलाकर आज जया जेटली, जो कि समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष थी, उन्हें आज हाई कोर्ट के जरिए राहत मिल गई है। लेकिन जिस तरह से आज सीबीआई कोर्ट ने ये सज़ा सुनाते हुए कहा कि 4 साल की जो सज़ा सुनाई जाएगी, 4 साल की कैद होगी जया जेटली को, तो इससे आज लगा कि कहीं ना कहीं जो ये पूरा डिफेंस स्कैम्स का जो पूरा मामला है, कितने सालों चला, उसमें भी आज तक न्याय नहीं हो पाया है, जस्टिस नहीं मिल पाया है। कितने लंबे ये केसेस खिंचते हैं। और रही बात जहाँ तक डिफेंस प्रोक्योरमेंट की है, तो आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला थर्मल इमेज स्कैनर्स का था, जिसको लेकर एक नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था वेस्टर्न इंटरनेशनल, जिसमें कि मैथ्यू सैमुअल के हवाले से जया जेटली को 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। उसी तरह से मुर्गो जो रिटायर्ड जनरल मुरगई हैं, उन्होंने 20,000 रुपये की घूस ली थी। तो अमाउंट उस ज़माने के हिसाब से भले ही छोटा हो, लेकिन जो करप्शन का मामला था वो बिल्कुल राजनीतिक एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, जिसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस जो समय के रक्षा मंत्री थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। विपक्षी पार्टीज़ ने बहुत शोर मचाया, और उसके बाद भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर, डिफेंस डील्स, जितने भी रक्षा सौदे होते हैं, उनको लेकर बार बार ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही गई, रिफॉर्म्स लाने की बात कही गई। और ये केस एक ऐसे समय में आया है जब राफेल फाइटर जेट्स पहला विमान जो 5 फाइटर जेट्स का जो सेट है वो भारत में इंडक्ट किया गया है। और ऐसे में आज फिर से एक स्पॉटलाइट वापस चली गई है। एक आयरनी इसको कहेंगे कि जिस तरह से 20 साल पुराना केस में आज एक जस्टिस देने की बात कही गई थी, लेकिन जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि वापस आज हाई कोर्ट से जया जेटली को राहत मिली है। लेकिन 2-3 बातें जो इससे साफ नज़र आती हैं कि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के जो केसेस हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कैसे किया जा सकता है। एक बिंदु वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के केसेस में जो डिफेंस डील्स होती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी, जो मिडलमैन को ख़त्म करने की बात कही गई है। डिफेंस रिफॉर्म्स नरेंद्र मोदी सरकार ज़रूर लेकर आई है, लेकिन इसे ट्रांसपेरेंट बनाने की और कोशिश
होनी चाहिए, अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, हालांकि डिफेंस रिफॉर्म्स आर इन प्लेस, और किस तरह से ये पूरा मामला एक ऐसे समय में आया है जिस समय राफेल फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए गए हैं। तो एक बड़ा मामला था जिसने उस समय राजनीतिक हलचल पैदा की थी, लेकिन अभी भी राहत इस केस में अगर कोई कहे या कहे कि जस्टिस इसमें मिल पाया है, वो नहीं मिला है। तो जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसकी न्यायिक प्रक्रिया पे भी सवाल खड़े होते हैं कि जो रक्षा सौदे हैं उनकी डील्स में कितना टाइम लगता है। आज इस पर भी स्पॉटलाइट कुछ डालने की ज़रूरत है। इस पर आपका पूरा क्या सोचना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको तीसरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ। हमारी तीसरी खबर राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक को लेकर है। जी हाँ, आज अशोक गहलोत ने आज फिर से एक कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग की, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी विधायक हैं वो ज़्यादातर विधायक अभी 14 अगस्त तक, जब तक दूसरा सत्र जो विधानसभा का है वो कन्वीन नहीं किया जाता है, वो वहीं फेयरमाउंट होटल में ही रहेंगे। लेकिन जो मंत्री हैं वो सेक्रेटेरिएट जाकर अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि आज राजस्थान हाई कोर्ट ने उन 6 बीएसपी एमएलएज को नोटिस भेजी है जो कि एमएलएज ने कांग्रेस में अपने आप को मर्ज कर लिया था। अब इस केस की सुनवाई 11 अगस्त को होगी और इस पूरे मामले को लेकर इस समय काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। मायावती ने इस बात को बार बार कहा है कि वो वेट कर रही थी कि कांग्रेस को किस तरह से सबक सिखाया जाए और बीएसपी के एमएलएज कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली कांग्रेस में मर्ज किया गया। तो उस केस में आज राजस्थान हाई कोर्ट ने इन सारे एमएलएज को और स्पीकर को भी नोटिस इशू किया है। लेकिन एक और जो बड़ी खबर है कि स्पीकर विधानसभा यानी कि सीपी जोशी ने आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और ये कहते हुए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो ऑर्डर आया था 24 जुलाई को, उस केस में जो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस था, स्पीकर सीपी जोशी के जो पिटिशन का कहना है कि हाई कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ नहीं जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में जो किहोटो होलोहान केस था उसमें कहा था कि स्पीकर की पावर से कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता है। उसी केस को लेकर आज वो वापस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और जो एग्जैक्टली जो वर्डिंग है पिटिशन की, यह सेड दैट हाई कोर्ट एक्टेड इन ग्रॉस इनडिसिप्लिन एंड जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी इन सीकिंग to settle the issues by constitutional bending, means कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रक्रिया को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश कर रहा है राजस्थान हाईकोर्ट। ऐसा कहना है स्पीकर सीपी जोशी का, जिस पिटिशन को लेकर आज वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। उधर बहुत सारी खबरें आ रही हैं पायलट कैंप की तरफ से। उन्होंने कहा है कि उनके पास 30 एमएलएज का समर्थन है, लेकिन अगर नंबर्स में, अगर प्योरली अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 19 एमएलएज बताए जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि कल वहाँ के जो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि 31 जुलाई को ही हम सत्र बुलाएंगे, हमें काफ़ी समय मिलना चाहिए और 14 अगस्त को फिर से विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। अभी बहुत ही अनसर्टेनिटी है, थोड़ी अनिश्चितता है कि इस दौरान कोई गारंटी नहीं है कि जो खरीद फरोख्त एमएलएज की हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्योंकि ऐसे में सबको पता है कि बैकरूम टॉक्स चलती रहती हैं, बैकरूम मैनूवरिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तरफ दरवाज़ा जो हाई कमांड कांग्रेस का है वो भी खुला हुआ है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद पायलट कैंप से उस तरफ भी बातचीत चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो आला कमान है वो चाहते हैं कि पायलट उनके पास वापस कांग्रेस में वापस जो बातचीत का दरवाज़ा है वो खुले और वो वापस जाएँ। तो इन सारी खबरों के बीच में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। और लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब वापस सत्र शुरू होता है तो क्या गहलोत सरकार ट्रस्ट वोट की मांग करती है, क्योंकि वही बड़ा सवाल कलराज मिश्र ने भी उठाया था कि ऐसी क्या कंपल्शन है जिसकी वजह से जो बिजनेस एजेंडा है उसमें ट्रस्ट वोट की बात नहीं कही जा रही है, कॉन्फिडेंस वोट की बात नहीं कही जा रही है। ये सवाल बार बार उठ रहा है, लेकिन जिसकी तरफ से गहलोत सरकार ने इस बात को क्लियर किया है कि जो ट्रस्ट वोट का मुद्दा है, कॉन्फिडेंस वोट का मुद्दा है, दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड दैट इज a prerogative of the state government, that is a prerogative of the speaker to decide। तो उस चीज़ को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन अब 14 अगस्त तक क्या अशोक गहलोत अपने एमएलएज को बचा पाते हैं, क्योंकि सारे एमएलएज को ये बोला गया है कि आप फेयरमाउंट होटल में रहिए। लेकिन जिस तरह से खबरें कभी कभी छन कर आती हैं कि जो बैकरूम टॉक्स हैं, बैकरूम मैनूवरिंग्स हैं, एमएलएज टूटेंगे नहीं, इसकी क्या गारंटी है। तो इसको लेकर अभी थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। और ये कहना कि गहलोत सरकार इस समय बिल्कुल सेफ है, उस पर जो मायूसी के जो बादल है वो नहीं मंडरा रहे हैं, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि राज्यपाल के इस ऑर्डर ने थोड़ा विंडो ज़्यादा दे दिया है, लंबा पीरियड दे दिया है, जिसके दौरान एमएलएज इधर उधर हो सकते हैं, जो कि हॉर्स ट्रेडिंग और जो सूटकेस पॉलिटिक्स
जिसे हम कहते हैं, उसके दौरान जिस तरीके के फेरबदल देखे जा सकते हैं। तो अब ऐसे में पायलट का क्या अगला स्टेप होगा? अशोक गहलोत अपने एमएलएज को बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते? तीसरी तरफ जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है स्पीकर के राइट्स को लेकर, उन सारी चीज़ों पर बिंदु जो स्पॉटलाइट है वो बनी हुई है। इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेते हैं, उस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। आप इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके साथ 200 वीआईपीज के जाने की बात हो रही है। लेकिन अब कुछ ही दिन पहले अब ये खबर आ रही है कि जो राम मंदिर के जो सहयोगी जो पुजारी हैं उनको कोरोना हो गया है और उसके साथ साथ 16 पुलिसकर्मी हैं वो भी इन्फेक्टेड पाए गए हैं, यानी कि उन्हें भी कोरोना हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो सहाय पुजारी मैं जिनकी बात कर रही हूँ, जिनका नाम प्रदीप दास है, ही इज़ वन ऑफ द 4 प्रीस्ट्स हु डज डेली ऑफरिंग्स, यानी कि जो भगवान को प्रसाद चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है 5 पंडित करते हैं, उनमें से एक थे ये प्रदीप दास। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम ऐसे में भूमि पूजन करेंगे, क्योंकि भूमि पूजन की जो डेट है वो फिक्स हो गई है 5 अगस्त की। 2 डेट्स दी गई थी, 3 अगस्त और 5 अगस्त। तो 5 अगस्त को लेकर सर्टेनिटी हो गई है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये बात कही गई थी कि 5 अगस्त को इस भूमि पूजन का आयोजन किया जाएगा। उस पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि लोग भले ही ज़्यादा इकट्ठे ना हो, उसका लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसको लेकर सीपीआईएम ने काफ़ी ऑपोजिशन भी किया कि कैसे आप एक धर्म की चीज़ों का लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बट द पॉइंट इज़ दैट आज जब ये खबरें आ रही हैं कि 16 पुलिसकर्मी उसी जगह पर जहां उनकी ड्यूटी लगी हुई थी राम मंदिर भूमि पूजन एरिया में, और जो सहायक पुजारी हैं उनको कोरोना हो गया है, तो ऐसे में क्या सरकार उतना रिस्क उठाएगी और इस तरीके की गैदरिंग करेगी, भले ही वो 200 लोगों की गैदरिंग रही हो? आपको ध्यान होगा कि साकेत गोखले ने एक पिटिशन भी फाइल किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि 200 लोगों की गैदरिंग भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का वायलेशन है, जिसको लेकर वो पिटिशन वो डिसमिस ज़रूर कर दिया गया था। लेकिन उसमें लॉजिक था कि आज अगर इतने लोग इन्फेक्टेड ऑलरेडी हो गए हैं भूमि पूजन के पहले ही, अगर वहाँ मंदिर का पुजारी अगर इन्फेक्टेड है, साथ में 16 पुलिसकर्मी इन्फेक्टेड हैं, तो ऐसे में सरकार ये रिस्क क्यों उठा रही है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन सरकार नहीं कर रही है? सिर्फ हम बातें करते हैं, जब एक्चुअलिटी में जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वो नहीं करती। दूसरी रही बात जो 5 अगस्त को डेट कर लेकर जो पॉलिटिक्स है, 5 अगस्त का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। 5 अगस्त को पिछले साल धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, वो एक बीजेपी का बड़ा मैनिफेस्टो था, अगर एक उनका कोर एजेंडा था, वो फुलफिल हुआ। राम मंदिर पर जब निर्णय आ गया अभी 2019 में नवंबर में, तो उसके बाद अब भूमि पूजन शुरू हो रहा है। तो अगर आप उसकी पॉलिटिक्स देखें, राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो बीजेपी के लिए 5 अगस्त की जो डेट है उसका एक राजनीतिक महत्व है, ताकि वो पूरे देश के लोगों को ये बता सके कि देखिए बीजेपी के ये कोर एजेंडास थे, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन, और दूसरा है आर्टिकल 370, जब हम पहली वर्षगांठ उसकी हम मनाएंगे, तो दोनों का एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। अब डेट्स को लेकर क्या आप पॉलिटिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं जब कोरोना की महामारी इतनी ज़्यादा फैल रही है? और यूपी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ अयोध्या में ही 66 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं। यूपी की अगर टोल की मैं बात करूं तो 77,334 केसेस हैं और 1530 मौतें बताई जा रही हैं कोरोना से। तो ऐसे में आज सवाल ये खड़ा होता है कि क्या योगी सरकार अपनी आंख बंद कर बैठ चुके हैं? उन्हें क्या ये नज़र नहीं आ रहा है कि अगर 200 लोगों की भी गैदरिंग होगी तो उसमें कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं? ऑलरेडी ट्रेलर अगर पूरी पिक्चर का आप देखें तो वो शुरू हो गया है। पुजारी इन्फेक्टेड है, 16 पुलिसकर्मी इन्फेक्टेड है, लेकिन हम फिर भी इतने बड़े प्रोग्राम का हम आयोजन करने से पीछे नहीं हट रहे। क्यों? क्योंकि हमारा पॉलिटिकल कंपल्शन है, हमारे लिए एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। बीजेपी ये बताना पूरे देश को चाहती है कि भले ही लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएं, लेकिन जो हमारा एजेंडा है, हमारा राजनीतिक एजेंडा है, वो सर्वप्रिय है और वो उसे ही प्राथमिकता देगी। तो ये जो सारी बातें हैं कि नहीं, हम महामारी से लड़ने के लिए हम तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स डजंट कम फर्स्ट, सो ऑल दैट इज बिलाइड इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। अब ऐसी क्या मजबूरी है कि इस डेट को हम आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या ज़रूरी है कि हम 5 अगस्त को ही भूमि पूजन करें? इस भूमि पूजन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नहीं, इस पर अभी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और जहां तक भूमि पूजन का सवाल है, भले ही लोग मरते रहें, भले ही लोग इन्फेक्टेड होते रहें, लेकिन योगी सरकार और केंद्र सरकार का जो पूरा प्रोग्राम है, जो पूरी पॉलिटिकल स्पॉटलाइट है, वो ऐसा लगता है 5 अगस्त पर ही बनी हुई है। तो इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ।
आखिरी खबर हमारी थोड़ी राहत देने वाली है। जी हाँ, दिल्ली वालों को थोड़ी सी राहत मिल गई है क्योंकि जो डीजल के दाम हैं वो घट गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि जो वैल्यू एडेड टैक्स था, जो वैट था, उसको घटा दिया गया है। आपको ध्यान होगा कि मई में वो वैट बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से देश भर में सबसे ज़्यादा महंगा डीजल दिल्ली में हो गया था। और आज केजरीवाल की जो कैबिनेट है उसने ये निर्णय लिया कि उसे 30% से घटाकर वैट को अब 16.75 कर दिया जाए, जिसकी वजह से 8 रुपये 36 पैसे सस्ता हो गया है डीजल। इस खबर से बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि जब भी डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जितनी भी जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उनका दाम ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाता है। तो एक बड़ी राहत है एक ऐसे समय में जबकि आर्थिक अनिश्चितता इतनी ज़्यादा है। इकोनॉमी को बूस्ट करने की बातें कही जा रही हैं। कल ही ये खबर आई थी कि जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, वो जूझ रहे हैं क्योंकि केंद्र ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें जीएसटी के रेवेन्यूज़ इस समय वो नहीं पे कर सकती केंद्र सरकार। ऐसा अजय भूषण पांडे ने, जो फिनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा है। तो एक ऐसे समय में ये डिसीजन आना कि दिल्ली वालों के लिए डीजल प्राइसेस कम कर दिए गए हैं तो एक बड़ी राहत है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था है उसको लेकर एक बड़ी राहत है। और केजरीवाल की सरकार की इमेज की अगर मैं बात करूं तो जो बीच में लोग कह रहे थे कि केजरीवाल कोरोना को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, जहां तक कंटेनमेंट मेजर्स हैं उसको लेकर वो टैकल नहीं कर पा रहे थे, तो आज उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अपने इस इकोनॉमिक डिसीजन से कम जो उनकी लोकप्रियता है वो लोगों में बनी रहेगी। तो आज ये एक मुख्य डिसीजन अरविंद केजरीवाल का है। लेकिन अब बाकी राज्य इसे कैसे जूझेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल पटरी से फिसल चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी का जो भुगतान है वो केंद्र सरकार अभी बाकी राज्यों को नहीं दे पा रही है, तो उसको लेकर राज्य कैसे ब्लूप्रिंट बनाएंगे वो भी एक बड़ा सवाल है। आज केजरीवाल सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वैट उन्होंने घटाकर एक रोड मैप देने की कोशिश की है कि किस तरह से अनलॉक फेज़ में चीज़ों को खोला जाए और इकोनॉमी को एक लेग अप मिले, इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। लेकिन क्या बाकी राज्य भी इस चीज़ को कर पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो खोई हुई लोकप्रियता थी एक बार अरविंद केजरीवाल की, तो वो वापस आती हुई नज़र आ रही है क्योंकि दिल्ली वालों को कम से कम इस बात की तो राहत है कि डीजल सस्ता हो गया है। और वो भी एक ऐसे समय में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस समय नहीं चल रहा है, मेट्रो नहीं चल रही है, तो ऐसे में जब लोग अपने वाहन से जा रहे हैं तो एक बड़ी राहत तो है ही कि डीजल के जो दाम हैं उन्हें कम कर दिया गया है। तो इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @Neelu317. There's an email ID flashing on your screen. You can send us your feedback. Thanks for watching. It's not fake.